ठीक है ना। अच्छा देखो, बेस क्या होता है? बेस इज अ सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट इन वाटर। व्हाट आर बेस? बेस बेसिकली मेटल ऑक्साइड जो होती है ना, वो बेसेस होती हैं। अब मेटल ऑक्साइड में, मेटल में हमारे पास ग्रुप 1 आ जाता है, ग्रुप 2 आ जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, ग्रुप 2 और ग्रुप 3 के बीच वाला, और ग्रुप आवाज आ रही है जी। अच्छा, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसी होती हैं जो कि ना वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, और जब वो वाटर में, सोडियम ऑक्साइड है Na2O, उसको पानी में डालो तो ये पानी में डलने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में ना इस फॉर्म में नहीं रहता, बल्कि वो डिसोसिएट हो जाता है इनटू Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव एनाइन। ठीक है, सो दे गिव OH नेगेटिव आयन। तो सारी की सारी मेटल ऑक्साइड जो है वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं, कुछ होती हैं कुछ नहीं होती हैं। एंड दोज ऑक्साइड व्हिच आर मेटल सॉल्युबल, व्हिच आर वाटर सॉल्युबल, दोज मेटल ऑक्साइड और दोज बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है। दोज बेसिक ऑक्साइड व्हिच आर वाटर सॉल्युबल दे प्रोड्यूस एल्कली। और एल्कली क्या होते हैं? एल्कली की डेफिनेशन अलग से लिखनी होती है। स्क्रीन नहीं कर रहा, स्क्रीन नहीं आ रही है, आ गई। अच्छा, तो वो मेटल ऑक्साइड्स, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम ऑक्साइड है, ठीक है, इसको मैं मेटल ऑक्साइड भी कह सकता हूँ। और क्योंकि यही मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करती है, जो भी चीज एसिड के साथ रिएक्ट करती है उसको हम कहते हैं बेस, तो इसको मैं बेसिक ऑक्साइड भी बोलूंगा। तो वो मेटल ऑक्साइड जो वाटर सॉल्युबल होती है ना, जो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, तो पानी में डिसॉल्व होके बना लेती हैं एल्कली, जिसके अंदर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको हम कहेंगे दिस इज एल्कली, या इसको आप ये भी कह सकते हो दिस इज मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड या एल्कली। एल्कलीज जो होते हैं वो जो है पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं, जैसे एसिड पानी में डिसोसिएट होके H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन बना लेता है ना, इसी तरह एल्कलीज जो होते हैं वो पानी में डिसोसिएट होके OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। Na पॉजिटिव एक हो गया इसका, और हाइड्रोक्साइड एनाइन ये हो जाएगा OH नेगेटिव आयन, इसको हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। ये बेसिकली बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे एसिड काम करता है, लेकिन बिल्कुल उसका अपोजिट। तो अगर किसी सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन होंगे ना, तो हम कहेंगे कि उस सोल्यूशन में अल्कलिनिटी है, और अल्कलिनिटी बिल्कुल अपोजिट होता है एज कंपेयर टू एसिडिटी। मतलब अगर H पॉजिटिव आयन
जो है वो OH नेगेटिव आयन के सामने आता है तो दे रिएक्ट टू प्रोड्यूस वाटर एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे अभी हमने ऊपर एसिड के रिएक्शन में पढ़ा था ना कि एसिड वाज रिएक्टिंग विद एन अल्कली टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, और उस रिएक्शन को मैंने कहा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो कोई भी एसिड जब किसी अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जैसे फॉर एग्जांपल HCl हो गया, अल्कली जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इट विल प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ठीक है, इस रिएक्शन की हम बनाते हैं आयोनिक इक्वेशन, और जो आयनिक इक्वेशन होती है वो हमारे पास ये होती है H पॉजिटिव OH नेगेटिव टू प्रोड्यूस वाटर। अब ये आयनिक इक्वेशन कैसे बनती है ये हम लोग थोड़ी सी देर में आगे अभी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये याद रखना है कि बेसिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, जो कि मेटल ऑक्साइड्स होती हैं। कुछ सारी की सारी बेसिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड, बट सम बेसिक ऑक्साइड्स आर वाटर सॉल्युबल, नॉट ऑल द बेसिक ऑक्साइड। सारी की सारी बेसिक ऑक्साइड जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होती हैं, सम आर वाटर सॉल्युबल। चलो इसको ना समराइज करके ऐसे बना देता हूँ। देखो, बेसिक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, मेटल की बनी हुई होती हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। इनमें से कुछ वाटर सॉल्युबल होती हैं और कुछ वाटर इनसॉल्युबल होती हैं, जो नहीं होती हैं वाटर में डिसॉल्व। चाहे वो वाटर सॉल्युबल हो चाहे वो वाटर इनसॉल्युबल हो, दे रिएक्ट विद एसिड। एसिड के साथ दोनों रिएक्ट करती हैं। तो when they react with acid they produce salt and water। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनसॉल्युबल की एग्जांपल लूं आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट विल प्रोड्यूस मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। लेकिन अगर कोई बेस वाटर सॉल्युबल है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड है, तो चाहे वाटर सॉल्युबल हो चाहे इनसॉल्युबल हो, एसिड के साथ तो रिएक्ट करना ही है उसको। दे आल्सो रिएक्ट विद एसिड। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल लूं, HCl और सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट हो रहे हैं तो इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अच्छा, अगर मैं इस सोडियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करने से पहले पानी में डाल देता, वाटर के अंदर डाल देता ऐसे ही, तो ये सोडियम ऑक्साइड वाटर में डलने पे एल्कली बना लेती, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेती। तो एंड दिस एल्कली कैन आल्सो रिएक्ट विद एसिड, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन अभी देखा, दिस विल आल्सो प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो ऑल बेसिस reacts with acids to produce salt and water, सारी की सारी। ठीक है, only some bases are water soluble which produce alkali in dissolving with water। सही है, तो not all the bases produce alkalis। ठीक है, समझ आई यहाँ तक बात? कुछ पूछना है? अच्छा, अब जो एल्कली है ना वो बिल्कुल अपोजिट रिएक्ट करता है एसिड के। तो एल्कली की डेफिनेशन ये बनती है, द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
उसको मैं पानी में डालूंगा तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनेगा। दिस OH नेगेटिव आयन बेसिकली डिटरमिन्स द एल्केलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। जैसे H पॉजिटिव आयन एसिडिटी शो करता है, ये एल्केलिनिटी शो करता है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं एज कम्पेयर टू एसिड्स। जैसे एसिड्स में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड था, एसिड दैट कंप्लीटली आयनाइजेस स्ट्रॉन्ग एसिड थे, एसिड दैट पार्शियली आयनाइजेस वो वीक एसिड थे। इसी तरह एल्कलीज में भी होता है। तो कुछ एल्कलीज होती हैं जो कि फुली आयनाइज हो जाती हैं एक्वस सॉल्यूशन में। मतलब क्या है फुली आयनाइज होने का? अगर मेरे पास मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए एल्कली और उसको पानी में डाला है, तो अगर मैंने 1000 मॉलिक्यूल्स लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो 1000 के 1000 डिसोसिएट हो जाएंगे, 1000 Na पॉजिटिव आयन बन जाएंगे और 1000 OH नेगेटिव आयन बन जाएंगे। ठीक है, दिस इज कंप्लीट आयनाइजेशन या कंप्लीट डिसोसिएशन। ठीक है, क्या वर्ड यूज करते हो इसके लिए? कंप्लीट आयोनाइजेशन या कंप्लीट डिसोसिएशन। इसमें लिखा हुआ है फुली आयोनाइजेस या कंप्लीटली आयोनाइजेस। अच्छा, और वीक एल्कलीज क्या होती हैं? जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक एल्कली है। इसको आपने पानी में डाला तो ये बनाएगा तो Mg2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन, लेकिन अगर इसके आपने यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल्स डाले थे तो 1000 के 1000 नहीं बनेंगे। ठीक है, सिर्फ क्या बोला 10 बन गए, और इसके यहाँ से सिर्फ 20 बन गए। 2 मोल है ना, 2 इंटू 10 तो 20 बन गए। तो 1000 के 1000 डिसोसिएट नहीं हुए या आयोनाइज नहीं हुए। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है उसमें 1000 जितने डाले सारे के सारे आयोनाइज हो गए। ठीक है मौजम, आपको ये जरूरत नहीं है पता लगाने की कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। जो आपको बताए जाएंगे आपने वो याद रखना है बस। जैसे फॉर एग्जांपल वीक एल्कली में मैं तुम्हें अमोनिया की एग्जांपल कहता हूँ, याद रख लो। अमोनिया जो है ना, अमोनिया इज अ गैस, और अमोनिया को हम कहते हैं इट इज अ बेसिक गैस, बेसिक इन नेचर है। अच्छा, अमोनिया क्यों बेसिक इन नेचर है? क्योंकि जब उसको हम पानी में डालते हैं ना तो ये हमें बना के देता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वाटर में फर्दर डिसोसिएट करके NH4+1 अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बना लेती है। ये जो NH4+1 है इसका नाम होता है अमोनियम आयन। सही है, तो इट इज अ वीक बेस। अच्छा, अल्कलीज या बेस की प्रॉपर्टीज क्या होती है? देखो मैं अल्कलीज या स्लैश बेसिस क्यों कह रहा हूँ उसको, क्योंकि जो बेस है वही उसी ने अल्कली बनाना है ना। जैसे सोडियम ऑक्साइड है उसी ने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। तो अगर कभी भी कोई अल्कली बना है तो वो पहले कभी बेस होगा, उसके बाद वो अल्कली बना होगा। ठीक है, तो जितनी भी अल्कलीज होती है ना, ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस कैन नॉट बी डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अल्कली। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास 10-12 बेसेस हैं तो सबकी सब अल्कली बनाएंगे, उसमें से वही अल्कली बनाएंगे जो वाटर सॉल्युबल है। तो अल्कली आखिर बना कैसे था? अल्कली किसी बेस से ही बना है ना। अच्छा, उसके बाद अली क्या कह रहे हो? कौन सा मैग्नीशियम वाला? मैग्नीशियम ये वाला? देखो ये हमारे पास इनकम्प्लीट डिसोसिएशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या वीक एल्कली है। इसको जब मैं वाटर में डालता हूँ ना, तो अगर मैंने इसके फॉर एग्जांपल 1000 मॉलिक्यूल्स डाले अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, तो 1000 के 1000 डिसोसिएट नहीं होते। कुछ जो है ना वो ऐसे ही इसी फॉर्म में पड़े रहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, वो आयोनाइज नहीं हो रहे। इसमें से 1000 डाले तो 10 हो गए और इसके 10 हो गए। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग एल्कली होता है ना, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके मैंने 1000 मॉलिक्यूल्स डाले तो 1000 के 1000 जो है वो Na पॉजिटिव आयन निकल गए और 1000 OH नेगेटिव आयन निकल गए। ये स्ट्रॉन्ग होता है। और स्ट्रॉन्ग में हम लोग जो है ना हमेशा इरिवर्सिबल का साइन बनाते हैं ऐसे कि एक बार रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो हो गया, प्रोडक्ट कभी वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब वीक एल्कली हम बनाते हैं ना तो ये हम रिवर्सिबल रिएक्शन में देखेंगे कि इसके लिए जो सिंबल बनता है ना रिएक्शन का, वो ऐसा बनता है कि रिएक्शन आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। और जब वीक एल्कली डिसोसिएट होता है तो वो आगे भी जा सकता है। ये 10 डिसोसिएट हो ना, ये वापस दोबारा मॉलिक्यूल भी बन सकता है।
और अगर एल्कली वापस इस फॉर्म में बैठा हुआ है तो ये एल्कलिनिटी तो थोड़ी शो करेगा। ये कब शो करेगा एल्कलिनिटी? जब पानी में डिसॉल्व होने पे OH नेगेटिव आयन फ्रीली मूव कर रहा हो। और जो मैं मैग्नीशियम की एग्जांपल कह रहा था ना, तो मैग्नीशियम में देखो, मैग्नीशियम OH2 होता है इसका फॉर्मूला। इसको पानी में डालेंगे तो ये भी वीक है। अब हमें इसके 1 मोल को देखें तो मैग्नीशियम का यहाँ पे 1 मोल बनता है, लेकिन हाइड्रोक्साइड का तो 2 बनता है ना। अगर फॉर एग्जांपल ये मैंने 1000 डाले, 1000 में से 10 डिसोसिएट हो रहे हैं, 10 Mg 2 पॉजिटिव आयन बन रहे हैं, लेकिन इसके हर 1 से इसके 2 बनते हैं ना OH नेगेटिव आयन, तो ये 10 के बजाय 20 बनेंगे। शायद इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस, या सॉरी एल्कलीज एंड बेसिस। एसिड जैसे सावर इन टेस्ट होते हैं ना, एसिड्स के बारे में हमने पढ़ा था, दे आर सावर इन टेस्ट, खट्टे होना। इसी तरह जो एल्कली या बेसिस होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब कड़वा होना, एसिड जो है वो खट्टा होना। इसी तरह एसिड जो है वो लिटमस को रेड कलर का कर देते हैं, लेकिन जो एल्कलीज या बेसिस हैं वो लिटमस को ब्लू कलर का कर देती हैं। ठीक है, ब्लू इन कलर। Both acid and alkalis when dissociates into water they give ions. Acid H positive ion देता है, alkali OH negative ion देता है। फ्री मूविंग आइंस तो मिल रहे हैं ना, और फ्री मूविंग आइंस जब भी मिल रहे होंगे तो हम कहेंगे कि alkali भी एज इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहा है। सेकेंडली alkalis जो है ना, दे आर सोपी टू टच, स्लिपरी होते हैं। और एसिड्स को तो आप टच करने का सोचते भी नहीं हो। कंसंट्रेटेड एल्कलीज अगर होते हैं ना, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में एल्कली है, तो वो भी कोरोसिव होता है, वो भी स्किन आपकी इरिटेट करेगा या जलाएगा। लेकिन एसिड तो जो होता है वो बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, आपकी स्किन जला देता है। एल्कलीज जो होते हैं दे आर सोपी टू टच, दे आर कोरोसिव बट हाईली कंसंट्रेटेड एल्कलीज। एल्कलीज के यूजेस हमारे जैसे सोप मेकिंग में यूज होता है, टूथपेस्ट में यूज होता है एल्कली। ठीक है, टूथपेस्ट में एल्कली यूज करने का रीजन ये है कि क्योंकि जब आप खाना खाते हो तो जो आपके जो जर्म्स होते हैं माउथ के, दे एक्चुअली थ्राइव ऑन व्हेन दे क्या कहते हैं डाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स, तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो एसिड होता है वो जो दांतों का इनेमल होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। इसलिए टूथपेस्ट हैव एल्कलीज टू न्यूट्रलाइज दैट एसिड। इसी तरह एल्कली जो है सोप मेकिंग के लिए, एल्कली को जब ऑयल में मिलाते हो ना तो सोप इज प्रोड्यूस्ड। और स्ट्रॉन्ग एल्कलीज दे आर corrosive like acids, but weak alkalis you can use them in daily life. सोप में होता है, टूथपेस्ट में होता है। अच्छा, रिएक्शन एल्कली के एसिड में, एसिड प्लस एल्कली पड़ा सॉल्ट एंड वाटर, तो यहाँ पे एल्कली प्लस एसिड या बेस सॉल्ट एंड वाटर। तुमने ये रिएक्शन पढ़ लिया ना, एसिड जो है वो किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, जैसे सोडियम ऑक्साइड के साथ, इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो यही रिएक्शन दोबारा एल्कली या बेस के लिए भी हो जाएगा। एल्कली जैसा है सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो इट विल प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, सेम रिएक्शन। इसी तरह जो दूसरा रिएक्शन है ना, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, एल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स। सेकंड वाला, अमोनियम सॉल्ट प्लस एल्कली प्रोड्यूस सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस। अब अमोनियम सॉल्ट क्या होते हैं? देखो, अमोनियम आइन हम लोगों ने पहले पढ़ा है। अमोनियम आइन क्या होता है? अभी अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी देखा ना, NH4+1, ये कैटाइन है, और हमने एक यही ग्रुप कैटाइन है जो कि याद रखना है पूरे सिलेबस में। अमोनियम सॉल्ट का क्या मतलब है कि जैसे अमोनियम ने सॉल्ट बनाया क्लोराइड एनाइन के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? NH4Cl। इसी तरह अमोनियम अगर सल्फेट एनाइन के साथ सॉल्ट बनाएगा तो ये क्या बनेगा? NH4(2SO4। तो दीज आर नोन एज अमोनियम के सॉल्ट्स है ना, तो दीज आर नोन एज अमोनियम सॉल्ट्स। और अमोनियम सॉल्ट्स के साथ जो है ना, तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ एक ही रिएक्शन है एल्कलीज का, एसिड रिएक्ट नहीं करता अमोनियम सॉल्ट के साथ। ये एक हमारा जनरल मिसकंसेप्शन है कि हम एल्कली के साथ वो रिएक्ट हो रहा है, पेपर में वो ऑप्शन में एसिड भी देता है, उसके साथ भी रिएक्ट करवा के आ जाते हैं हम लोग। सिर्फ एल्कलीज के साथ रिएक्ट करेगा, अमोनियम सॉल्ट एल्कलीज के साथ रिएक्ट करके बनाएगा सॉल्ट, वाटर एंड अमोनिया गैस। जैसे अमोनियम क्लोराइड और एल्कली हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड
और सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट हो गया अमोनियम क्लोराइड, इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड अमोनिया गैस। दिस इज अमोनिया गैस। सही है? यहाँ तक कुछ पूछना है किसी को? तो ये देखो, ये रिएक्शन ये लिखे हुए, पहला रिएक्शन लिखा हुआ है अमोनियम क्लोराइड का, दिस इज अमोनियम क्लोराइड reacting with alkali to produce salt, water and this is ammonia gas. इसी तरह ये भी एक अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सल्फेट, this is ammonium sulfate reacting with calcium hydroxide which is an alkali because it has hydroxide OH, producing salt, calcium sulfate, water and ammonia gas. एल्कली के यूजेस अभी मैंने बताए, सोप्स या टूथपेस्ट भी लिख सकते हो उसकी जगह पे। उसके अलावा एज एन एंटासिड, एंटासिड क्या होता है? एंटी एसिड, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना। एंटासिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बेस है और ये एल्कली है। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एक यूज जो होता है ना एल्कलीज या बेस का, वो होता है टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल। इसके अंदर जो है ना वो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन पूछता है, कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो कोई क्लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? अगर मैं कैल्शियम की बेस फॉर्म में लूँ ना, बेसिक ऑक्साइड, इसको हम कहते हैं क्विकलाइम। और इस ये बेस जो है ना वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब कुछ पार्ट इसका पानी में डिसॉल्व होने के बाद बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसको जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है तो इसको हम कहते हैं स्लिक लाइम। देखो तीन चीजें, कैल्शियम के तीन कंपाउंड है तुम्हारे सिलेबस में जिसका तुम्हें नाम और फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये लिख लो अपने पास कहीं, CaO, ठीक है, जिसको क्या कह रहा है वो? क्विकलाइम। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ये ना, बस एक मैं ऐड करवाऊंगा इसमें तुम्हारे पास ना, क्विकलाइम, स्लिकलाइम और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको क्या कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड को? क्विकलाइम। एक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कैसे बनता है? जब कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करो तो बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या एल्कली, इसको हम कहते हैं स्लेक लाइम। और फिर हमारे पास एक चीज होती है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, इसको हम कहते हैं लाइमस्टोन। ये सारे के सारे जो है ना, खास बात इनमें क्या है, सबके साथ देर ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, तीनों के तीनों एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, क्योंकि बेसिक ऑक्साइड है। कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट्स भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं टू प्रोड्यूस सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट भी जो है ना हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते हैं। चलो खैर वो बाद में देखेंगे। अच्छा जी, तो जो ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं ना, तो फार्मर्स क्या करते हैं जब उनका सॉइल एसिडिक हो जाता है
तो उसमें वो कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे, पानी डालेंगे तो वो खुद ब खुद डिजोल्व होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बना लेता है। और फार्मर्स का सॉइल एसिडिक कैसे होता है? ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन क्या होती है वो भी एयर एंड एटमॉस्फेयर में हम लोगों ने पढ़ना है, लेकिन एसिड रेन इसके जब एसिडिक गैसेस हवा में होती है, बारिश होती है तो वो डिजोल्व करके उसको नीचे लेके आ जाती हैं। तो आगे अभी हम इसी चैप्टर में ये भी देखेंगे कि एसिडिक गैसेस कौन सी होती हैं। तो होता क्या है कि जब फार्मर जो है उसने एल्कली डाला हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू न्यूट्रलाइज द एसिड। अच्छा, फार्मर जो है वो अपनी फील्ड के अंदर फर्टिलाइजर भी डालता है, और जो फर्टिलाइजर्स होती है ना उनमें होते हैं अमोनियम सॉल्ट, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड। अगर फर्टिलाइजर ये गलती कर दे साथ कि वो फर्टिलाइजर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कोई क्लाइम या स्लेक क्लाइम एक साथ डाल दे, तो एक साथ डालने पे क्या होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बीइंग एन एल्कली इट विल रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट एंड यू नो द रेस्ट के वो बनेगा सॉल्ट वाटर एंड अमोनिया गैस। अच्छा, फार्मर फर्टिलाइजर क्यों डालते हैं? फार्मर फर्टिलाइजर इसलिए डालता है क्योंकि फर्टिलाइजर में होता है नाइट्रोजन, एंड नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड टू मेक प्लांट प्रोटीन। देखिए, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन अगर साथ में वो जब जिस दिन उसने फर्टिलाइजर डाली हुई उसी दिन उसने एसिडिटी न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कली भी डाल दिया ना, तो क्या होगा कि दे बोथ विल रिएक्ट बिकॉज दे हैव अ रिएक्शन एल्कली एंड अमोनियम सॉल्ट एंड दे विल प्रोड्यूस अमोनिया। अमोनिया बनेगा इन द गैसियस फॉर्म, और ये ना उड़ जाएगा सॉइल में से, गैस है ना, निकल जाएगी सॉइल में से। तो इसके साथ नाइट्रोजन भी तो है, नाइट्रोजन निकल गया। भाई आपने तो नाइट्रोजन इसलिए डाला था, फर्टिलाइजर इसलिए डाली थी कि नाइट्रोजन प्लांट एब्जॉर्ब करे अपनी रूट से, लेकिन नाइट्रोजन तो निकल गया अमोनिया गैस बन के, तो जो फर्टिलाइजर डालना उसका बेकार हो गया। इसलिए फार्मर्स आर एडवाइज नेवर टू यूज एल्कली एंड फर्टिलाइजर ऑन द सेम डे। अगर उसको एसिडिटी न्यूट्रलाइज करनी है तो वो एल्कली डाल के वेट करे 1-2 दिन, उसके बाद फर्टिलाइजर डाले। ठीक है, समझ आई बात ये वाली? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है भाई। जवेरिया, अजहर, अली, मौजम, अहमद, हमदान, जहरा, विनय। विनय तुम कहाँ थे आज की क्लास में? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने बात की ना, अगर मेरे पास कोई एसिड है तो HCl है, H2SO4 है। अब एसिड में जब एसिड को पानी में डाला है तो H पॉजिटिव आयन कितना है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है H पॉजिटिव आयन की। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव आयन, यू गाइस नो कंसंट्रेशन, ठीक है, कि कितने मोल्स हैं H पॉजिटिव आयन के। कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स इन पर डेसीमीटर क्यूब। इफ देयर आर ग्रेटर H पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ज्यादा है H पॉजिटिव आयन की, तो एसिडिटी ज्यादा होगी, और अगर कम है तो एसिडिटी कम होगी। तो ये मेजरमेंट जो हम करते हैं ना, उसके लिए हमने एक स्केल बनाया हुआ है जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल। बेसिकली पीएच जो है ना हमें बताता है कि कौन सा सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 2 बीकर दिए, उन दोनों में एक में जो है ना वो है नाइट्रस एसिड है जो कि वीक एसिड है। वीक एसिड है मतलब मैंने क्या किया, 1 ग्राम ऑफ नाइट्रस एसिड डाला है इसमें, और मैंने दूसरे में 1 ग्राम ऑफ HCl डाला है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो क्या होगा, इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन में डिसोसिएट हो जाएंगे, लेकिन नाइट्रस एसिड के सारे तो नहीं होंगे डिसोसिएट। मतलब अगर इसके मैंने 100 डाले तो इसके सिर्फ 10 हुए, अगर इसके मैंने 100 डाले हैं तो 100 के 100 हो गए। तो H पॉजिटिव आयन किस में ज्यादा है, HCl वाले कंटेनर में ज्यादा है, तो इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। H पॉजिटिव आयन इतने ही, दोनों का सेम वॉल्यूम लिया है मैंने, V और V। तो H पॉजिटिव आयन जिसमें ज्यादा है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अब ये मुझे जो है ना मेजर करना है कि कितना ज्यादा है, तो हम लोग उसके लिए पीएच मीटर यूज करते हैं। पीएच मीटर क्या काम करता है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करता है और उसको इन द फॉर्म ऑफ
एक नंबर दे देता है। अगर ज्यादा H पॉजिटिव आइन होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको नंबर दे देता है 1। और अगर H पॉजिटिव आइन जैसे जैसे कम होते जाते हैं तो नंबर बढ़ता जाता है 3, 4, 5, 6। और H पॉजिटिव आइन OH नेगेटिव आइन के बराबर हो जाते हैं तो नंबर हो जाता है 7। असल में एसिडिटी, ये पीएच स्केल जो है ना वो रेंज कर रहा होता है 7 से 14 तक। और इसमें दोनों एसिडिटी भी आ जाती है, अल्कलिनिटी भी आ जाती है। अगर पीएच 7 है ना किसी सॉल्यूशन का, इट मींस वो न्यूट्रल है। और न्यूट्रल पीएच होने का मतलब यह है कि उस सॉल्यूशन के अंदर जितना H पॉजिटिव आइन है उतना ही OH नेगेटिव आइन भी है। क्योंकि H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन अगर इक्वल होता है तो वो वाटर बना लेता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन बना लेता है, नीदर एसिडिक नॉर अल्कलाइन। लेकिन जैसे जैसे H पॉजिटिव आइन की कंसंट्रेशन में बढ़ाता जाऊंगा, वैसे वैसे इसका एसिडिटी इंक्रीज होती जाएगी सॉल्यूशन की। एसिडिटी इंक्रीज होती है तो पीएच जो है ना वो डिक्रीज होता है, 1 की तरफ जाता है। तो 1 बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और अगर मैं H पॉजिटिव आइन की कंसंट्रेशन जो है वो कम करता जाऊं और OH नेगेटिव आइन की बढ़ाता, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन होता है वो अल्कलाइन होता जाता है। तो इट इज बेसिकली जो पीएच है ना वो हमें H पॉजिटिव आइन की बिहाफ पे कैलकुलेट करके देता है वैल्यू। H पॉजिटिव आइन OH के इक्वल है तो न्यूट्रल है, H पॉजिटिव आइन OH से ज्यादा है तो एसिडिक होता जाएगा, जितना ज्यादा होता जाएगा उतना एसिडिक, मतलब उतना पीएच जो है वो मेरा कम होता जाएगा। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीएच ग्रेटर इज द एसिडिटी। ठीक है, स्मॉलर पीएच मतलब ग्रेटर एसिडिटी और ग्रेटर H पॉजिटिव आइन। ठीक है, हायर पीएच मतलब 7 से बड़ा 14 की तरफ, ग्रेटर एल्कलिनिटी एंड लेसर OH नेगेटिव आइन, सॉरी लेसर H पॉजिटिव आइन, या ग्रेटर OH नेगेटिव आइन भी कह सकते हो उसको। तो आपने पीएच के लिए बस ये बात याद रखनी है कि पीएच जो है ना 1 से 7 जो होता है ना पीएच, वो होता है एसिड्स का। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ना उनका पीएच होता है 1 से 2.53 तक, 3 कर लो बल्कि ना। और जो वीक एसिड्स होते हैं उनका समझ लो 4 से 6 तक वीक एसिड्स का होता है। इसी तरह पीएच जो है ना वो समझ लो 7 से 7 तो न्यूट्रल होता है, और अपना 7 ऑनवर्ड 7.1 से अगर आप 9 तक चले जाओ तो वो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, सॉरी वीक एल्कलीज का पीएच होता है। और अगर 9 से 14 तक जाओ तो जिन सोल्यूशन का पीएच 9 से 14 के बीच में होता है वो यूजुअली स्ट्रॉन्ग एल्कलीज होते हैं। ठीक है, पीएच जो है, अब ज्यादा पीएच की डिटेल में कुछ पूछ रहा है कोई? पीएच की डिटेल्स में हम लोग ज्यादा जाते नहीं है क्योंकि कोर्स का पार्ट नहीं है। बस इतना याद हो पीएच हम लोग मेजर कैसे कैसे कर सकते हैं। पीएच मीटर यूज करके एक कैलकुलेटर की तरह की मशीन होती है, उसमें 2 प्रोब्स होते हैं। वो प्रोब जो है वो उठा के जिस सोल्यूशन का भी पीएच चेक करना है वो प्रोब उठा के उसमें डाल दो, तुम्हारे पास पीएच आ जाएगा पीएच मीटर पे। एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये क्या काम करता है, कोई भी सोल्यूशन है ना इसका पीएच चेक करना है तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के फ्यू ड्रॉप्स इसमें डालोगे, वो पीएच के हिसाब से एक रिस्पेक्टिव कलर का शेड दे देगा। और एक हमें चार्ट दिया हुआ होता है जिसमें बहुत सारे कलर्स के शेड होते हैं और हर शेड के अगेंस्ट जो है ना वो पीएच की वैल्यू लिखी हुई होती है। तो हम क्या करते हैं, जो भी कलर आता है ना उस चार्ट पे देखते हैं कि इस कलर अगर आया तो इसका पीएच क्या होगा। ये काम हम यूनिवर्सल सॉल्यूशन डाल के या यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल के काम करते हैं, तो इसको यूनिवर्सल सॉल्यूशन भी कहते हैं। सही है, जब बस जस्ट और पीएच सेंसर इन कंप्यूटर, ये जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है,
कि आप जब पीएच मेजर करते हो तो अगर पीएच कोई डिजिटल पीएच मीटर होते हैं, उसको अगर आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर दो, तो अगर किसी भी सॉल्यूशन का पीएच कांस्टेंटली चेंज हो रहा है तो कंप्यूटर पे ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा चेंजिंग पीएच का। फोकस इस पे नहीं करना है, इस पे जब पीएच पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो जो जो चीजें आती हैं सिर्फ उसी को पक्का करेंगे। फिर एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है पीएच अराउंड अस, मतलब हमारे अराउंड एसिडिटी और अल्कलिनिटी हमें कहाँ मिलती है। जैसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है, दैट इज एन एसिडिक गैस, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा बढ़ जाती है तो ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाता है। इसी तरह हम लोगों ने अभी फर्टिलाइजर्स का पढ़ा, उसमें सॉइल में एसिडिटी होती है, हम लोग अपना कोई क्लाइम डालते हैं इन ऑर्डर टू डिक्रीज द एसिडिटी, ठीक है। इसी तरह when hair is cleaned with shampoo which is alkaline, शैम्पू टूथपेस्ट ये सारे जितने भी होते हैं ना ये सब अल्कलाइन होते हैं, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि टू डिसॉल्व ग्रीस हेयर कैन बी डैमेज अनलेस इट इज रिंस्ड और एसिड कंडीशनर इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड अल्कली, ठीक है। तो अल्कली का काम क्या होता है, वो डर्ट वगैरह तो बालों से हटा देता है, बट इफ इट इज इन रिंस्ड प्रॉपर्ली तो वो आपके बालों को डैमेज करते हैं। तो यूजुअली जो कंडीशनर होता है उनमें थोड़ा सा एसिड होता है ताकि वो शैम्पू आफ्टर शैम्पू जब उसको यूज करते हैं तो न्यूट्रलाइज करा देता है एक्सेस अल्कली को जो बालों में रह जाता है। चाहिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयनिक इक्वेशन पढ़ेंगे। ये चैप्टर जो है थोड़ा लंबा ही चलेगा और इस चैप्टर की हर क्लास से पहले जो है आपने रिवाइज करके बैठना है।